हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10th चैप्टर में से 4th पार्ट के बारे में। इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 10th चैप्टर के 4th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे 6th टॉपिक, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ का मतलब होता है डेवलपमेंट। इन दोनों ही वर्ड्स को कंबाइन स्टडी करने के लिए, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है। बेसिकली किसी भी कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है जीडीपी के ऊपर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज फ्लो कर रही हैं, कितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस की गई हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा। अगर एक इकोनॉमी की जीडीपी ज्यादा होगी तो वहां ग्रोथ भी ज्यादा होगी, और अगर कम होगी तो वहां पर ग्रोथ भी कम होगी। यहां पर हमें कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ जीडीपी। किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है जीडीपी के ऊपर। इफ द रेट ऑफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग देन इट इज सेड दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वाइस वर्सा। अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही तो वो इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर रही। इकोनॉमी की ग्रोथ जीडीपी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जीडीपी किसके ऊपर डिपेंड करती है? आउटपुट के ऊपर। अगर एक इकोनॉमी में नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही हैं, आउटपुट ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तभी हम बोलेंगे कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है। और जब जीडीपी इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे? वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीडीपी डिपेंड करती है आउटपुट के ऊपर। इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आउटपुट इज इंक्रीजिंग। किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी तभी इंक्रीज कर सकती है अगर उस इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज हो रही है, यानी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि कौन सी कंट्री में आउटपुट कैसे इंक्रीज होगी। कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करके अपनी जीडीपी इंक्रीज करती हैं, यानी वो कौन सा इंसेंटिव इंटेंसिव यूज करती है? टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर न्यू टेक्नोलॉजीज तो नहीं होती, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू, लेबर इंटेंसिव के थ्रू अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं, आउटपुट को इंक्रीज करते हैं और जीडीपी इंक्रीज करते हैं। ये हमारे पास दोनों मेथड्स गिवन है। हेंस देयर आर टू वेज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट को इंक्रीज करने से जीडीपी बढ़ती है। आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ये 2 मेथड्स अवेलेबल हैं किसी भी कंट्री के पास। फर्स्ट इज थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सेकेंड इज थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। या तो एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट इंक्रीज की जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, आउटपुट इंक्रीज करना और जीडीपी इंक्रीज करना। या फिर सेकंड क्या हो सकता है? न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करना, यूज करना, जीडीपी और आउटपुट इंक्रीज करना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जीडीपी इंक्रीज हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजी, नॉट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। नाउ अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज नीड टू इंक्रीज जीडीपी थ्रू क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करके जीडीपी इंक्रीज करना सही नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी लेबर अनएम्प्लॉयड है। इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करनी चाहिए, विच विल हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो कि हेल्प करेगी पॉवर्टी को रिमूव करने में भी और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने में। बट इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग जीडीपी थ्रू टेक्नोलॉजी रेदर देन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इंडिया की जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है वो एम्प्लॉयमेंट के कारण नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है इंडिया, उसके कारण हो रही है। इसी की वजह से काफी सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है, यानी वो काम करने के लिए विलिंग है, करना भी चाहती है, एबल भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उनको वर्क नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रही।
So the situation of a rise in GDP through technology is called as jobless growth. अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजी, तो उसको हम बोलेंगे कि इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की जा रही, वहां पर अभी भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, कंट्री ग्रो कर तो रही है, लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ कहलाएगी, बिकॉज वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट हो रही। वहां पर जीडीपी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही इंप्रूव की गई है। सो द सिचुएशन ऑफ राइज इन जीडीपी थ्रू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ, बिकॉज व्हाट इंडिया नीड इज अ राइज इन जीडीपी थ्रू एम्प्लॉयमेंट। सो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इंडिया भी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। बल्कि इंडिया में किसकी जरूरत है? राइज इन जीडीपी थ्रू एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सो दिस सिचुएशन विल लीड्स टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर ऐसे ही चलता रहा, इंडियन इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ती रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी और पॉवर्टी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी और लेस एम्प्लॉयमेंट। हम ज्यादा टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? हम टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो चुके हैं? एम्प्लॉयमेंट क्यों यूज नहीं कर रहे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए? तो इसका सिंपल रीजन है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। इंडिया ने जो अलाउ किया है मल्टीनेशनल कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके कारण टेक्नोलॉजीज का यूसेज बढ़ चुका है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश की गई हैं, वो ज़्यादातर न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही। सो द मेजर रीजन इज मल्टीनेशनल कंपनीज। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द ओनली रीजन इज मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर इंगेज्ड इन यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज रेदर देन मैन पावर। सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि कॉन्टिन्यूसली न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज तो यूज कर रही हैं, लेकिन मैन पावर को प्रॉपरली यूज नहीं कर रही। हैंस देयर इज मोर यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजीज, जिसके कारण टेक्नोलॉजी की यूसेज बढ़ चुकी है। नो डाउट दैट द रेट ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 8%। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हुई है, 3.6% से 8% तक पहुंच चुकी है। But there is decrease in growth rate of employment from 1.5% to 1%। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती थी वो रेट डिक्रीज हो चुका है। पहले ये था 1.5%, अब ये आ चुका है 1% पर, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज टेक्नोलॉजीज यूज कर रही हैं जिसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। सो ऐसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, टॉपिक नंबर 7, दैट इज कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन टू सेपरेट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स। टू डिफरेंट वेज के वर्कर्स होते हैं, फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकेंड इज कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि परमानेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जबकि कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको कैजुअली कॉल किया जाता है इन पीक पीरियड्स, जब बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, सीजनल फैक्टर होते हैं, उस टाइम पर कैजुअल वर्कर्स को हायर किया जाता है जो कि परमानेंट नेचर के नहीं होते, डेली बेसिस के ऊपर अपनी वेजेस रिसीव करते हैं, उनको कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता और वो अपना काम करके चले जाते हैं। सो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स के कंपैरिजन में कैजुअल वर्कर्स की परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो अगर किसी भी कंट्री में वर्कफोर्स की कैजुअलाइजेशन हो रही है, यानी वहां पर ऐसे बंदे ज्यादा हायर किए जा रहे हैं जो कि कैजुअली वर्क करने आते हैं और बाद में चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स। जब टोटल वर्कफोर्स में ऐसे बंदे जो कैजुअली हायर किए जाते हैं, जो परमानेंट नेचर के नहीं होते, अगर वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते रहें तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स।
सो ये हमारे पास डाटा गिवन है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इंडिया में ये सिचुएशन है, इंडिया में कैजुअलाइजेशन हो रहा है. सो following data shows the casualization of workforce in India over the time. First is rise in percentage of casually hired workers. ये हमारे पास डाटा गिवन है. 1972 टू 73 में कैजुअल वर्कर्स कितने थे? 23%. आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स 23% ऐसे वर्कर्स थे जो कैजुअली हायर किए जाते थे, परमानेंट नेचर के नहीं होते थे, जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता था. ये डेली बेसिस के ऊपर काम करने आते थे, वेजेस लेते थे और चले जाते थे. ऐसे ही 1999 टू 2000 में ये डाटा इंक्रीज हो गया 33. 2009 टू 2010 ये हमारे पास है 39.3%. 2013 टू 2014 30.9. अब यहां पर थोड़ा स्लाइट डिक्रीज आया है और सिमिलरली 2017 और 18 में भी थोड़ा सा डिक्रीज आया है. नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं. 1972 और 73 का डाटा देखा जाए तो 62% ऐसे वर्कर्स थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी वो अपने लिए काम करते थे प्रोफेशनल फील्ड में या फिर ऑफिस जो उनका खुद का क्रिएटेड होता था, दैट इज बिजनेस. 1999 और 2000 को अगर कंपेयर किया जाए तो ये डिक्रीज हो गए 52. देन 2009 टू 2010 44. इसके बाद हमारे डाटा में थोड़ा सा इंक्रीज आया है. 2013 और 14 में 49.5% वर्कर्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे और 2017 एंड 18 में 52.2% वर्कर्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे. सो ये डाटा आपको प्रेजेंट करने के लिए याद रखना होगा. सो ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स. रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स मतलब ऑपोजिट टू कैजुअल वर्कर्स. जो वर्कर्स रेगुलरली परमानेंट सोर्स के तौर पर काम करते हैं, वेजेस लेते हैं और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में बेनिफिट दिया जाता है. सो ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हैं? कांस्टेंट रह रहे हैं, यानी इनमें ना ही ज़्यादा इंक्रीज आया है ना ही कोई ज़्यादा डिक्रीज आया है. 1972-73 15%. 1999 2000 अगेन 15%. 2009 टू 2010 स्लाइट इंक्रीज आया है 16.8%. 2017 एंड 18 22.8%. और लास्ट में अगर बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, सो ये हमारे पास है 3.7% ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स, यानी जितने भी टोटल एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उसमें से 3.7% ऐसे वर्कर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क के अंडर काम करते हैं. और ये डाटा हमारे पास है 2015 टू 16 के अकॉर्डिंग. सो इस डाटा को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. ऑल दिस डाटा रिवील्स दैट देयर इज राइज इन कैजुअली हायर्ड वर्कर्स. ये डाटा प्रेजेंट करता है कि कैजुअली हायर्ड वर्कर्स में इंक्रीज आया है. हालांकि राइट नाउ अगर डाटा देखा जाए तो स्लाइट डिक्रीज भी हुआ है हमारा डाटा, लेकिन कैजुअलाइजेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था प्रीवियस कुछ डिकेड्स में. और उसका मेजर रीजन क्या है? द मेजर कॉज ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज रूरल पीपल्स. बल्क ऑफ द रूरल पीपल्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड. They are working on their own farms not because of increased productivity but because there is lack of non-farming job opportunities. मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की रूरल एरियाज में वर्क करती है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी वो अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जॉब है या फिर वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब ये है कि वो अपने ही खेत में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. एक ही खेत जहां पर सिर्फ 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर 15 टू 20 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जिनकी जरूरत भी नहीं है वो भी वहां पर काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो कि एग्रीकल्चर के अलावा हो. हेंस दे आर प्रमोटिंग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. On the other hand, if they move out of rural areas to an urban area for job, then the only thing they get is casual work on daily wages. अगर फिर भी वो
किसी अर्बन एरियाज में जाते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में उनको एग्रीकल्चर के अलावा और कोई जॉब तो मिल नहीं रही है। अगर वो अर्बन एरियाज में भी जाते हैं तो वहां पर भी उनको सिर्फ कैजुअल वर्क ही दिया जाता है, यानी कभी वर्क मिल गया और कभी वर्क नहीं मिला। इसीलिए कैजुअलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। हैंस these workers only get is casual work which leads to casualization of workforce। यानी कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को इंक्रीज करने का मेन रीजन क्या था, मेन प्रॉब्लम क्या थी? ड्यू टू जॉबलेस अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पा रही थी। सो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। लेकिन इनके अलावा हम इन तीनों सेक्टर्स को क्लब करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को अंडरस्टैंड करना होगा। एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसमें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आती हैं और कुछ प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स भी काउंट की जाती हैं, और इनमें काम करने वाले वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल वर्कर्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। जो फॉर्मल सेक्टर है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं इकोनॉमी का, विच इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को काउंट किया जाता है और पब्लिक एंटरप्राइजेस को काउंट किया जाता है, यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैविंग 10 और मोर देन 10 वर्कर्स। एक ऐसी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10 या 10 से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, उसको भी फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। एंड वर्कर्स वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर इज कॉल्ड एज फॉर्मल वर्कर्स। जो भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मल वर्कर्स। दूसरी तरफ हमारे पास आता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर एक इकोनॉमी का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसमें कि वो सारी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स आती हैं जहां पर 10 से नीचे बंदे काम कर रहे हैं, यानी लेस देन 10 वर्कर्स। और इसमें हम उन सभी को भी काउंट करते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एज अ प्रोफेशनल और एज अ बिजनेस पर्सन। और यहां पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल वर्कर्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इकोनॉमी का। It includes those private enterprises which are having less than 10 workers। इसमें वो सभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस काउंट की जाती हैं जिसमें 10 से नीचे वर्कर्स हैं, लाइक फार्मिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। वर्कर्स वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल वर्कर्स। जितने भी पर्संस इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल वर्कर्स। सो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। फॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि एक इकोनॉमी की ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, जबकि इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो कि एक इकोनॉमी की अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो फॉर्मल वर्कर्स हैं, यहाँ पर काम करने वालों को हम फॉर्मल वर्कर्स भी बोलते हैं, और जबकि ऐसे पर्सन्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको हम इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। वर्कर्स गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि ऐसे वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियंस प्रिपेयर की जा सकती हैं अपनी मांगें मनवाने के लिए, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती। प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज एंड अनप्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज। अगर हम बात करें फॉर्मल वर्कर्स की तो उनको बहुत सारे लेबर लॉज प्रोवाइड किए गए हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी लेबर लॉज नहीं है। सो हम बात कर रहे हैं उस सेक्टर की जो कि इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए बना हुआ है।
इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन। सो इनफॉर्मलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है टूवर्ड्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So informalization is a situation of increasing percentage of workforce in informal sector and decrease in the workforce of formal sector. Informalization एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर उन वर्कफोर्स की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे वर्कर्स जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनकी परसेंटेज डाउन हो रही है। यानी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ कहां पर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। सो इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर इज द आउटकम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू अडॉप्टेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्ट की गई थी 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है। यानी नंबर ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं एम्प्लॉयज टूवर्ड द इनफॉर्मल सेक्टर। As these policies converted the controlled economy into market economy. So liberalization, privatization और globalization की वजह से इनफॉर्मलाइजेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इन तीनों ही पॉलिसीज के आने के बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा डिक्रीज हो चुका है और इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी है, जहां पर लेबर की डिमांड और सप्लाई अपने आप डिसाइड की जाती है बाय द मार्केट फोर्सेस। सो अगर इसके डाटा की बात की जाए तो फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 10% वर्कर्स ही काम कर रहे हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम कर रहे हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में कितने वर्कर्स हैं, 90% ऐसे वर्कफोर्स हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, यानी वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए।